Hello student, in this video we will talk about for the Heisenberg uncertainty principle. आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग दे ब्रॉगली इक्वेशन या दे ब्रॉगली के जो हाइपोथेसिस थे उसको हमने कंसीडर किया। दे ब्रॉगली ने क्या बताया कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होता है वो दो तरह के नेचर को शो करता है, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, अब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो है बाद में ये देखा गया कि ये तो केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये वैलिड नहीं है। तो इसी से रिलेटेड हाइजेनबर्ग, जिनका नेम है वर्नर हाइजेनबर्ग, जो जर्मन के केमिस्ट आप कह लीजिए साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1927 में अपना इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया। जैसे ही दे ब्रॉगली ने अपनी बातों को रखा उसके बाद का जो मतलब ये कह लीजिए कि हाइजेनबर्ग ने क्या बताया है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसके लिए हम उसके वेव नेचर और उसके पार्टिकल नेचर दोनों को एक साथ हम एग्जैक्ट उसका डिटर्मिनेशन, वो भी पूरे एक्यूरेसी के साथ हम नहीं दे सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के एक नेचर के बारे में अच्छे से पता है तो उसके दूसरे नेचर के बारे में हमें अनसर्टेनिटी होगा। यानी अगर पार्टिकल नेचर आपको पता है तो आप वेव नेचर के बारे में नहीं बता सकते, या अगर आपको वेव नेचर के बारे में पता है तो आप पार्टिकल नेचर के बारे में नहीं बता सकते। यानी एक समय में केवल एक ही चीज सर्टेन होगा, चाहे पार्टिकल नेचर चाहे वेव नेचर। ठीक है, यानी एक सर्टेन होगा और दूसरा अनसर्टेन होगा। और उसी से रिलेटेड उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, एक अपना प्रिंसिपल दिया है जिसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से कंसीडर करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन 1927 जर्मन फिजिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग, इन्होंने ही 1927 में इस कॉन्सेप्ट को दिया। और इसमें क्या बताया उन्होंने, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द साइमल्टेनियसली, यानी ये संभव नहीं है कि हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए पूरे एक्यूरेसी के साथ उसके पोजीशन और उसके मोमेंटम को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग ने बताया। अब यहाँ पर पोजीशन का सीधा सीधा मतलब किससे है, वो है पार्टिकल नेचर से, और मोमेंटम का सीधा सीधा मतलब किससे है, वेव नेचर से। यानी अगर एक समय में हमें पोजीशन के बारे में अगर पता है तो हम उसके मोमेंटम के बारे में नहीं बता सकते, या मोमेंटम के बारे में पता है तो हम पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते। उसके लिए उन्होंने मैथमेटिकली एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। ये है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, ये मैंने लिखा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है तो ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, यानी पोजीशन जो है उसका सीधा रिलेशन पार्टिकल नेचर से है। और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जो वेव नेचर से यहाँ पर उसको कोरिलेट किया गया है। तो इस तरह से हम केवल एक समय में एक चीज को ही एक्यूरेसी के साथ हम मेजर कर सकते हैं, वो इसी को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के नाम से कंसीडर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को किसने और कब इस्टेब्लिश किया। क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी मॉडल पढ़े हैं, चाहे आप थॉमसन मॉडल की बात कर लीजिए, चाहे रदरफोर्ड मॉडल की बात कर लीजिए, चाहे बोर मॉडल की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं से हर एक मॉडल में आपको ड्रॉबैक मिला है। तो इस ड्रॉबैक को क्लियर करने के लिए अब हम अगले मॉडल की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसका नाम है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हम बात करेंगे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, और इसको एक और नाम दिया गया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर एटम। ठीक है, अब इस मॉडल को इरविन श्रोडिंगर ने 1926 में इसको
अपना कॉन्सेप्ट इसमें इन्होंने दिया है। अब ये क्या बताया इसमें, जैसे अभी तक हम लोग क्या जान रहे हैं, अगर हम रदरफोर्ड मॉडल को कंसीडर करें तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का ये जो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसको उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट, ठीक है। अगर हम बोर मॉडल को कंसीडर करें तो उन्होंने कहा कि ये सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम सेल कहते हैं, KLMN। अब हम इस मॉडल यानी ये जो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये बताया श्रोडिंगर ने कि जैसे कोई एटम है, एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो स्पेस है, ठीक है, ये इन्होंने कहा कि ये सर्कुलर पाथ है। किसने कहा? बोर ने ये बताया कि दिस इज द सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिसको हम सेल कहते हैं, KLMN। इन्होंने ये केवल बताया कि ये ऑर्बिट है, एरिया है, इसको ऑर्बिट कहते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इन्होंने कहा कि नहीं, ऑर्बिट नहीं होता है, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ की एनर्जी फिक्स होती है, उसका रेडियस फिक्स होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर सेल में रिवॉल्व करते हैं, ये बोर ने बताया। लेकिन श्रोडिंगर, यहाँ पर श्रोडिंगर ने अपने इस कॉन्सेप्ट में क्या रखा है एटम को लेकर, और यहीं से शुरुआत होता है एक नई चीज, एक नए टॉपिक का, जिसको हम नाम देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में शुरुआत होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। इसमें यह बताया गया है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो ये स्पेस है, ये सर्कुलर पाथ नहीं होता है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है। और इसी 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी जो उपस्थिति होती है, इसी 3 डायमेंशनल स्पेस में ज्यादा होता है, और इसी को हम एक नाम देते हैं जिसका जो नाम है एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये सारी चीजें कैसे इसको डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे कि द एटॉमिक ऑर्बिटल मे बी डिफाइंड एज क्लियर द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, क्लियर। यानी जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसी को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग टाइप के होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, सो ऑन, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजों को कैसे डिफाइन किया श्रोडिंगर ने, इसके लिए उन्होंने एक अपना वेव इक्वेशन दिया है, और उस वेव इक्वेशन को सॉल्व करके उन्होंने अलग अलग क्वांटम नंबर के बारे में बताया। और क्वांटम नंबर के बाद हम लोग किसी भी एटम में कौन कितना ऑर्बिटल है, कौन सा सबसेल है, सो ऑन, ठीक है। अब वो क्वांटम, ये जो वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0। इसी को कहते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसी इक्वेशन से अलग अलग जो क्वांटम नंबर है उसको डिराइव किया गया है। जैसे आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटम नंबर क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम अपने अगले वीडियो में क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए